इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये दिखाना है कि देखो हमको कितना आता है और आपको नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि इसे मेरे परिवार के लोग देखेंगे, मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे जैसे जितने लोग हैं उनके फैमिली मेम्बर्स। अब मेरे परिवार के लोग धार्मिक हिंदू हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं हिंदुइज्म, लेकिन इसके साथ मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें कोई आसानी से बेवकूफ़ बना दे और उनके धर्म की बुनियाद किसी झूठ पर खड़ी हो। मैं चाहता हूँ कि वो लोग एक पैटर्न देख पाएँ। ये पैटर्न पिछले कुछ सालों में इंटरनेट के उदय के साथ आया है और उस पैटर्न के जाल में ना फंस जाएं। और इस वीडियो को मैं ये ध्यान में रखकर बनाऊंगा कि ये आगे के लिए भी रेलेवेंट रहे, सिर्फ किसी एक न्यूज़ पीस के लिए नहीं जो अभी हुआ है। अभी क्या हुआ है कि एक वीडियो वायरल हुई है, आज तक के एक न्यूज़ एंकर हैं, उसमें वो शिवलिंग और उससे जुड़ी एक साइंस जोड़ के बता रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसमें बता रहे हैं कि ज़्यादातर शिवलिंग, खासकर ज्योतिर्लिंग, ऐसी जगहों पर हैं जहाँ रेडियो एक्टिव डिपॉजिट्स हैं और इसके ऊपर जो हम दूध, बेलपत्री या धतूरा चढ़ाते हैं तो वो इस रेडियो एक्टिविटी को सोखने का काम करते हैं। इससे पहले, करीब 2 साल पहले की बात है, IPS हैं संदीप मित्तल, उन्होंने भी ट्विटर पर इसी तरह के एक थ्रेड लिखी थी जिसमें उन्होंने शिवलिंग की पूरी साइंस समझाई थी और उसके फ़ायदे बताए थे जो शिवलिंग से जुड़ी प्रोसेस है उसके। तो इस तरह के क्लेम्स बहुत पहले से किए जाते रहे हैं, फ्यूचर में भी किए जाते रहेंगे। तो मुझे लगता है इस पे एक मुकम्मल बात हो जानी चाहिए और आप किसी भी नतीजे पर पहुँचें, कोई भी धारणा बनाएं मेरे बारे में या मेरी बातों के बारे में, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो भी आपकी धारणा होगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहले एक जो अभी हालिया न्यूज़ है उस पर फैक्ट चेक कर लेते, क्योंकि ये बार बार उठता रहता है शिवलिंग का और अक्सर इसमें रेडियो एक्टिविटी से जुड़ी साइंस से उसको बताया जाता है। तो जैसा कि कहा गया कि ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग वहाँ पे हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो आप ज़रा सा स्क्रीन पे ये मैप देखिए। पहला मैप आपको दिखा रहा है कि कहाँ पे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं और दूसरा मैप आपको दिखाएगा कि थोरियम के डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं। एक और मैप कंपैरिजन देखिए, एक तरफ आपको फिर से 12 ज्योतिर्लिंग दिख रहे होंगे हमारे नक्शे पर और दूसरी तरफ आपको यूरेनियम के डिपॉजिट्स दिख रहे होंगे। यूरेनियम और थोरियम ये 2 मुख्य रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनके डिपॉजिट्स कहीं भी खोजे जाते हैं। तो इनमें किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे ज्योतिर्लिंग हमारे स्थित हैं और कहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो पहली बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात पे हम आते हैं। तो जो कहा जाता है कि बेलपत्री, भांग, धतूरा इत्यादि के जो पत्तियाँ होती हैं वो रेडियो एक्टिव डीके को सोखने का काम करती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कहीं से हवा से निकाल दी गई हैं, कुछ चीज़ें हैं इसके पीछे, लेकिन उनको कनेक्ट कुछ भी कर दिया गया है। मतलब वो कनेक्शन कैसे बैठाया गया उसका तुक नहीं बैठता है। इसके लिए हमें एक कहानी पे चलना होगा। साल 1986 में USSR यानी सोवियत रूस में एक बड़ा न्यूक्लियर हादसा हुआ था। इसे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस न्यूक्लियर हादसे के बाद उसके आसपास के इलाके में रेडिएशन फैल गया और वो सारा इलाका दूषित हो गया। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक वहाँ पे स्टडी करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि वहाँ की मिट्टी में काफ़ी सारी मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और वहाँ की मिट्टी घातक हो सकती है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे ये समझने के लिए कि कैसे इस मिट्टी से हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हटा सकते हैं। तो एक स्टडी भांग के पौधे को लेकर हुई, कैनबिस जिसका नाम होता है इंग्लिश में या साइंटिफिक नेम होता है। तो वहाँ पे जिस इलाके में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फैले थे, जहाँ पे दूषण था, वहाँ पर कैनबिस उगाए वैज्ञानिकों ने और देखा कि किस तरीके से वो उस मिट्टी पर प्रभाव डालता है। तो स्टडी में ये सामने आया कि जो कैनबिस का पौधा है उस मिट्टी से सीजियम सोख ले रहा है। सीजियम एक मुख्य रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो चेरनोबिल हादसे के बाद वहाँ पे आ गया था। एक और हमें 2004 की एक स्टडी मिलती है जिसमें बेलपत्र से जुड़ी ये स्टडी है और रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स उसके बताए गए हैं। इस स्टडी में क्या किया गया कि चूहों को रेडिएशन भरे माहौल में छोड़ा गया, तो उससे जो भी चीज़ें विकसित होती हैं, जो भी बीमारियां आती हैं, वो चूहों में पनपी और उसके बाद उनको बेलपत्र का एक एक्सट्रैक्ट निकाल के दिया गया उन चूहों को और ये पाया गया कि इससे उसमें सुधार हो रहा है, यानी कि रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, जो रेडिएशन से चूहों को जो नुकसान हुआ था वो कुछ हद तक रिकवर हो रहा है। तो ये सारी स्टडी और भी कई होंगी जिनसे ये बेस बनता है कि भांग का, बेलपत्र का, इन सब चीज़ों का रेडियो एक्टिविटी से कुछ लेना देना है, उसके प्रभाव को ये कम करती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात आप गौर कीजिए कि जो जहाँ पे भी पौधे लगाए जा रहे हैं वो मिट्टी से सोख रहे हैं। वो पूरी एक क्रिया होती है जो पौधा अपनी जड़ों के ज़रिए मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात जो बेलपत्र की है, तो वहाँ पे चूहे को उसका एक्सट्रैक्ट पिलाया जा रहा है या किसी भी तरीके से उसकी बॉडी में जा रहा है। तो अब हम देखें कि हम क्या करते हैं, शिवलिंग पर
धतूरा चढ़ाया जाता है या बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो वो पौधा हम वहाँ प्लांट नहीं करते हैं, उसके पत्ते काट कर वहाँ पे डाल देते हैं। भांग का पत्ता हो गया या ये सब बेलपत्र हो गया, ये हवा से रेडियो एक्टिविटी सोख ले रहे हैं इन दावों से, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो सॉइल कंटेमिनेशन कम कर रहे हैं। तो कोई तुक नहीं बैठता है, मतलब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना एक अलग बात है और आसपास के माहौल की रेडियो एक्टिविटी को कम कर देना दूसरी बात है। इन दोनों के बीच एक लिंक बिठा दिया जा रहा है जबरन का। ये तो हमने जो एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट्स थे उनकी पड़ताल कर ली। अब जरूरी बात पर आते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। दुनिया में आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस तलाशना हमेशा जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ऐसे ही की जाती हैं, हम इंसान ऐसी कुछ चीजें कर लेते हैं। आप जबरदस्ती किसी भी चीज में साइंटिफिक एक मेथड की लीपा पोती करेंगे, वो आपका एक डेस्परेशन वहाँ पे दिखेगा, तो आप खुद का मजाक तो उड़वाते ही हैं, आप अपने धर्म की साख भी कमज़ोर करते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे आप अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, जो हमें सत्य के मार्ग पर चलने को कहती हैं या सच का सीकर बनने को कहती हैं। सत्य के शोधक बनूं, ये बताती हैं रिलीजियस वैल्यूज़ हमें। तो उन वैल्यूज़ को आप एकदम घड़े में रख के बंद कर देते हैं। अब मुझे देखिए, मैं साइंस के वीडियोस बनाता हूँ हर हफ्ते, साइंस कम्युनिकेटर हूँ कहने को तो, लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ जो साइंटिफिक नहीं है या किसी भी तरीके से लॉजिकल उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन वो मैं करता हूँ अपने लिए, क्योंकि उनकी कुछ इमोशनल वैल्यू है या उनका कुछ और है। अब मैं ज़बरदस्ती उसमें कोई साइंस नहीं ढूंढता उसके पीछे, उसको जस्टिफाई नहीं करता, मैं आराम से अपना करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं चीज़ों को फॉर देयर ओन सेक। अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई भी काम करने की पूरी आज़ादी है, बिल्कुल मज़े से कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। देखिए दुनिया का क्या है, लोगों का ऐसा है कि हर चीज़ में उनको टोंचने की फितरत रहती है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर वो सवाल उठाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको आहत करने के लिए कर रहे हो, कुछ लोग करते हैं आहत करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अक्सर इंसान ऐसा करता है क्योंकि वो खुद को आपसे ज़्यादा बुद्धिमान दिखाना चाहता है, खुद को आपसे एक कदम आगे दिखाना चाहता है कि हम तुमसे बेहतर हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं, ये इंसान की फितरत ही है खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की। अच्छा, अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस करना ही चाहते हैं अपने रिचुअल्स का और जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं उनका, उसका भी कोई, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल करिए, उनमें से कुछ का होगा भी, लेकिन एक डेस्परेशन और ज़बरदस्ती एक लिंक बिठाना वो ठीक नहीं है। तो साइंस को लेकर के इंटरस्टेलर में एक बहुत बेहतरीन सीन आता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो उसमें क्या होता है कि जो नायक की लड़की होती है मर्फ को अपने कमरे में एक अजीब सा फिनोमिनन होते हुए दिखता है जिसको वो घोस्ट कहती है, और वो अपने पापा से बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसका पापा कहता है ये सब फालतू चीज़ें, इन पर भरोसा मत करो। तो वो बोलती है कि लेकिन आप ही ने तो बताया है कि ये साइंस ऐसा नहीं होता और साइंस होता है सबको खुल के देखना, ये वो। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ बताता है। मैं चाहता हूँ कि आप उस सीन को देखें कि साइंस क्या है। If you want to talk science, don't just tell me that you're afraid of some ghost. No, you got to go further. You got to record the facts, analyze, get to the how and the why, then present your conclusions. Deal? Deal. Alright. इसी तरह एक वैज्ञानिक हैं कार्ल सेगन, उन्होंने बड़ी मारक बात कही थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस। कोई नहीं रोक रहा आपको बड़े बड़े दावे करने से, बिल्कुल करिए, लेकिन आपके जो बड़े बड़े दावे हैं उसके पीछे फिर बड़े बड़े सबूत भी आपको इकट्ठे करने होंगे। और एक और चीज़ होती है कि जो आपके क्लेम को क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको क्वेश्चन ना करने लग जाएं। ऐसा बोला जाता है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। आप अगर कोई दावा कर रहे हैं तो आपको उसका सबूत पेश करना है, उल्टा नहीं होगा उसके लिए। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि तुम हिंदू विरोधी बातें कर रहे हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुमको सिर्फ हिंदुइज्म में ही ऐसी चीज़ें क्यों दिखती हैं, दूसरे रिलीजन्स पर बातें क्यों नहीं कर रहे हो। तो यार मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों का विरोधी हूँ जो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप ऐसा करके, ये झूठे दावे करके, झूठ की बुनियाद पे कुछ चीज़ों को खड़ा करके आप अपने ही धर्म को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा रिलीजन और साइंस की बात कर लेते हैं कि क्या है इनके बीच का टसल। पिछले कुछ सालों से, खासकर इंटरनेट के युग में, हमको दिख रहा है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अभी कुछ हमको दिखता ही रहता है हमेशा। रिलीजन वर्सेस साइंस ऐसा होता रहता है ना, या रिलीजन में साइंस, ये दोनों वर्ड साथ साथ आते ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की शुरुआत एक ही तरीके से हुई, रिलीजन और साइंस की। वो ये था कि लोगों को पता करना था कि सच क्या है, मैं क्या हूँ, ये आसपास क्या है और ये चल क्या रहा है। इसी से दोनों निकल कर आते हैं। तो दोनों पहले कोएग्जिस्ट करते थे साथ में, लेकिन फिर हम वेस्ट में खासकर देखते हैं कि रिलीजन और साइंस के बीच एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट रहा, बहुत सारे लोगों की जान भी गई उसमें। साइंस एक धड़ा हो गया, रिलीजन एक धड़ा हो गया। लेकिन हम जब इंडिक रिलीजन्स को देखते हैं जो इस महाद्वीप के आसपास जो धर्म पैदा हुए, वो और साइंस अच्छे खासे तरीके से कोएग्जिस्ट कर रहे थे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिलीजन को
प्रोटो साइंस कहा जा सकता है, आदि विज्ञान। यानी विज्ञान साइंटिफिक मेथड के आने के पहले जो तरीका था, जहाँ से वो साइंटिफिक मेथड उपजी है, वो रिलीजन ही है। वहीं से निकल करके सारी चीज़ें आई हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत सारे रिलीजियस फिगर्स हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, वो जो काम करते थे वो साइंस वाले ही काम करते थे। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है रिलीजन और साइंस में। ये दोनों साथ साथ रह रहे थे, फिर क्या हुआ कि साइंस को ये लगा कि यार मैं गलत भी हो सकता हूँ। इस चीज़ को कहते हैं फॉल्सिफाइबिलिटी। साइंस में ये बड़ी खूबी है कि साइंस मानता है कि यार मुझसे गलती भी हो सकती है, मैं जो अभी कह रहा हूँ हो सकता है वो बात गलत हो, कोई और आए बेहतर तरीके से कहे, हो सकता है उसकी बात सही हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूटन और आइंस्टाइन का। दोनों ने ग्रेविटी को समझाने की कोशिश की। न्यूटन ने एक तरीके से समझाया, उनने अपने समय से उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे उसके हिसाब से एक थ्योरी पेश की। लेकिन फिर आइंस्टाइन आते हैं, वो अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी लाते हैं, और जो न्यूटन की थ्योरी होती है ग्रेविटी की, वो धराशायी हो जाती है और यहाँ से आइंस्टाइन ट्रायम्फ कर जाते हैं। तो फॉल्सिफाइबिलिटी अगेन, आइंस्टाइन ने अब कह सकते हैं न्यूटन को गलत साबित कर दिया, या ये कह सकते हैं कि उसकी थ्योरी में सुधार कर दिया। तो एक लगातार एवोल्यूशन का क्रम आपको देखने को मिलता है, वो बॉडी ऑफ नॉलेज इवॉल्व होती जाती है। तो साइंस में वो बॉडी ऑफ नॉलेज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी साइंटिफिक मेथड महत्वपूर्ण है, कि जिस मेथड से वो बॉडी ऑफ नॉलेज आगे बढ़ रही है, कि सतत एवोल्यूशन उसमें होता जा रहा है। एक तरीका है चीज़ों को देखने का, और उसमें अपनी गलती सुधारने की अच्छी खासी गुंजाइश है। ये रिलीजन में नहीं है। यहाँ से रिलीजन और साइंस में मतभेद पैदा हो जाता है, और साइंस अपना चूल्हा चौका अलग कर लेता है, हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। अच्छा, मुझे इस चीज़ से बहुत दुख होता है कि जो लोग उन प्रैक्टिसेस में जबरन साइंस घुसाने की कोशिश करते हैं, उनको जो एक्चुअल एंशिएंट इंडियन नॉलेज है, उसकी जो बहुत सारी कामयाबियां हैं, उपलब्धियां हैं, वो नहीं पता है। जैसे यही जो बात करेगा शिवलिंग रेडियो एक्टिविटी वाली, मैं उनसे पूछूंगा कि कटपयादी सिस्टम आपको पता है क्या? तो कटपयादी सिस्टम बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये क्रिप्टिक लैंग्वेज टाइप का सिस्टम था, जिसमें एक संस्कृत के श्लोक में, जिसमें कृष्ण और गोपियों का वर्णन है, तो वो पूरा श्लोक लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको डिक्रिप्ट करेंगे कटपयादी मेथड से, तो आपको पाई के बहुत सारे 17 और 22 डेसिमल तक की वैल्यू उससे निकल करके आ जाएगी। इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी संस्कृत की कविताओं में साइन टेबल जो हमें पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन टेबल की सारी वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं इसी कटपयादी सिस्टम से। जब मैं ललन टॉप में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने कटपयादी सिस्टम पर एक डिटेल्ड स्टोरी की थी, और ये समझाया था उसमें कि कैसे इस श्लोक से पाई की वैल्यू निकल कर आती है, और इस पर्टिकुलर श्लोक वाली पोयम से साइन टेबल निकल के आ रही है पूरी। तो ये सारी बड़ी उपलब्धियां हैं, ऐसी कई सारी जो बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में नहीं पता है, क्योंकि इनमें टाइम खर्च करना होता है, इनको पढ़ना होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प चीज़ है और आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया फॉल्सिफाइबिलिटी और चेंज होते रहना साइंस का, तो मैं भी आई एम ओपन टू चेंज। अगर अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवलिंग और रेडियो एक्टिविटी वाला दावा है उसमें कोई खास दम है नहीं, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसी स्टडीज़ पेश करते हैं जो कायदे से पीयर रिव्यूड हैं, जिस पर एक साइंटिफिक कंसेंसस बनता है, तो मैं इसको अपने ईगो पे लेके नहीं बैठ जाऊंगा कि मैंने बोला था कि नहीं, इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं तो नहीं मान सकता ये। अगर आप मुझे बेहतर एविडेंसेस के साथ, बेहतर एनालिसिस के साथ कोई चीज़ पेश करेंगे जो ये बताती है कि इनका आपस में सच में कोई रिश्ता है और इसका सच में कोई साइंटिफिक आधार है, तो मैं मान लूँगा। बाकी आप कटपयादी की स्टोरी पढ़िए और असली चीज़ों में प्राइड लीजिए, अगर आपको प्राइड लेना ही है अपनी हिस्ट्री में से, है ना। और अपने एंसेस्टर्स से कुछ सीखना है तो ये देखिए कितने कम रिसोर्सेज थे उनके पास, कितना कम एक्सपोजर था इस दुनिया का। हमारे पास इतनी सारी मशीनें हैं, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी उपलब्धता है, इंटरनेट है, क्या नहीं है हमारे पास। तब भी उन लोगों ने इतनी बेहतरीन चीज़ें पता कर ली थी अपनी सीमित समझ और सीमित रिसोर्सेज के साथ। और हम लोगों को, जिनके पास सब कुछ है, इंटरनेट है, मोबाइल है, 24 घंटे सब कुछ है, हम लोगों को कोई बेवकूफ़ आके बना देता है। हमारे इतिहास में बहुत कुछ है जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज को लेकर, इतिहास को, कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये किया था, उसको लेकर आप रिलैक्स होके बैठ मत जाइए कि हाँ इनने कर दिया, चलिए बढ़िया, हमारा ईगो बूस्ट हो गया, बहुत बढ़िया थे हमारे एंसेस्टर्स। उससे इंस्पायर होइए और आप भी कुछ ढंग का काम कीजिए जिससे ये क्रम आगे बढ़ता चले जो वहाँ से शुरू हुआ है। हम लोग अक्सर अपने आसपास मिस इन्फॉर्मेशन शेयर होते हुए देखते हैं और उसको लेकर कुछ नहीं करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का सही इलाज है सही इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, उसे दूसरों तक पहुंचाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हर हर महादेव। जहाँ पंछियों का अकाल है, जहाँ पंछियों का अकाल है,
कोई और ही शोर वहाँ पर है।